फिल्म की शुरुआत आइरिस नाम की एक महिला से होती है जो अपने सोते हुए पति के बगल में लेटी हुई है और बहुत परेशान नजर आ रही है। वह सुबह जल्दी उठती है, एक लाल खिलौना नाव और एक पॉकेट चाकू लेकर घर छोड़ देती है। वह अपना फोन पीछे छोड़ देती है और कार में बैठकर कहीं दूर निकल जाती है। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद आइरिस एक सुनसान पार्क में पहुंचती है और वहां एक छोटी चट्टान पर चढ़ने लगती है। चोटी पर पहुंचकर वह एक छोटे लड़के को समर्पित स्मारक देखती है और उसके फोटो को ध्यान से देखती है। कुछ देर बाद वह पॉकेट चाकू निकालकर एक पेड़ पर एम तराश देती है। आइरिस चट्टान के किनारे पहुंचकर खुद की जान लेने का फैसला करती है। वह कूदने ही वाली होती है कि अचानक एक अनजान आदमी वहां आता है और उससे बात करने लगता है। आइरिस उसे चले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं मानता और अपना नाम रिचर्ड बताता है। रिचर्ड बताता है कि वह यहाँ अकेले समय बिताने आया था क्योंकि उसे भी अकेले रहना पसंद है। धीरे धीरे वह अपने दुखद अतीत के बारे में खुलता है और बताता है कि एक कार दुर्घटना में उसने अपनी प्रेमिका क्लो को खो दिया। वह यह भी बताता है कि दुर्घटना से ठीक पहले वे लड़ रहे थे और एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाली बातें कह रहे थे, जिससे उसे आज भी पछतावा है। रिचर्ड की कहानी सुनकर आइरिस को थोड़ी सांत्वना मिलती है और वह भी अपने बेटे की मौत की घटना साझा करती है। वह बताती है कि उसका परिवार एक बार इसी जगह पर पिकनिक मनाने आया था। जब उसका बेटा लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तभी वह चट्टान से गिरकर मर गया। यह घटना उसे अब भी कचोटती है और वह भगवान से शिकायत करती है कि उसे उसके बेटे की जगह खुद को ले लेना चाहिए था। रिचर्ड उसकी बात सुनकर उसे सहानुभूति देता है और फिर धीरे से कहता है कि वह उसके फैसले को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह आइरिस से कहता है कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और टूटने का मतलब हार नहीं है। फिर वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद आइरिस अपना मन बदल लेती है और उसका पीछा करती है। दोनों अपनी कारों की तरफ जाते हैं और अलविदा कहते हैं। रिचर्ड पूछता है कि क्या वह फिर से चट्टान पर वापस जाएगी, तो आइरिस जवाब देती है, आज नहीं। जैसे ही दोनों अपनी अपनी कारों में बैठने वाले होते हैं, आइरिस को महसूस होता है कि रिचर्ड की कार उसकी कार के बहुत करीब खड़ी है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकती। रिचर्ड उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है और अचानक पूछता है कि वह उसे रिचर्ड क्यों कह रही है। फिर अचानक वह आइरिस के हाथ और पैर रस्सी से बांध देता है और उसे अपनी कार में डाल लेता है। कुछ समय बाद आइरिस होश में आती है और खुद को रिचर्ड की कार की पिछली सीट पर पाती है। वह अपनी घड़ी से किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि इस इलाके में कोई नेटवर्क नहीं है। वह उसके बेटे की लाल खिलौना नाव निकालकर उसका मजाक उड़ाता है। आइरिस को अचानक अपने चाकू की याद आती है और वह रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए उससे क्लो के बारे में बातें करने लगती है। वह धीरे धीरे अपने हाथ की रस्सियों को काटने में सफल होती है। फिर वह रिचर्ड से पूछती है कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। रिचर्ड उसे बताता है कि जंगल में उसका एक केबिन है जहाँ वे जाएंगे और वह उसके बाल गूंथेगा। तभी आइरिस खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और रिचर्ड पर चाकू से हमला करती है। वह उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने में नाकाम रहती है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद गुस्से में रिचर्ड आइरिस के बाल पकड़ लेता है, लेकिन आइरिस अपने बेल्ट से उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। कड़ी मशक्कत के बाद वह आखिरकार भागने में सफल हो जाती है। आइरिस अपने चाकू का उपयोग करके अपने पैरों के बंधनों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे पकड़ लेता है। वह उसे एक खाली सिरिंज दिखाता है और बताता है कि उसने उसे एक आराम देने वाली दवा का इंजेक्शन लगाया है जो 20 मिनट के भीतर उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगी। सबसे पहले वह अपनी उंगलियों को महसूस करना बंद कर देगी, फिर उसके पैरों में झुनझुनी होने लगेगी जिससे वह चल नहीं पाएगी और आखिरकार वह बोलने में असमर्थ हो जाएगी। यह सुनकर आइरिस घबरा जाती है और जितनी तेजी से हो सके जंगल में भागने लगती है। रिचर्ड शांति से उसका पीछा करता है और उसे चेतावनी देता है कि जितना अधिक वह दौड़ेगी दवा उतनी ही जल्दी काम करेगी। आइरिस 20 मिनट का टाइमर अपनी घड़ी में सेट करती है और दौड़ती रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दवा का असर उसके पैरों पर होने लगता है। वह मुश्किल से चल पाती है और फिर अचानक से जमीन पर गिर जाती है। अब जब वह भागने में असमर्थ हो जाती है तो आइरिस एक पेड़ की जड़ों के बीच छिपने का फैसला करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अनजाने में खुद को चींटियों के बिल के पास रख देती है, जिससे चींटियां उसके चेहरे और शरीर पर रेंगने लगती हैं। वह चीख उठती है, जिससे रिचर्ड को उसका पता चल जाता है, लेकिन आइरिस उससे पहले ही पास की एक छोटी नदी में रेंगती है, इस उम्मीद में कि धारा उसे बहा ले जाएगी। रिचर्ड चेतावनी देता है कि वह तैरने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन आइरिस किसी भी कीमत पर बच निकलना चाहती है। कुछ समय तैरने के बाद आइरिस किसी तरह एक लट्ठे को पकड़कर नदी से बाहर निकलने में सफल होती है। वह घड़ी में देखती है कि अब उसके पास केवल 1 मिनट बचा है। वह एक सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन समय समाप्त हो जाता है और वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाती है। तभी वह देखती है कि पास में एक किसान लॉन में घास काट रहा है।
लेकिन वह मदद के लिए आवाज नहीं निकाल पाती। बिल नाम का बूढ़ा किसान उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। आइरिस अब केवल अपनी आंखों से हाँ और नहीं के लिए इशारा कर सकती है। बूढ़ा किसान समझ जाता है कि वह मुसीबत में है और उसे आश्वासन देता है कि वह जल्द ही उसकी मदद करेगा। वह आइरिस को ठेले पर लादकर अपने केबिन के अंदर ले जाता है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आइरिस कई बार पलके झपकाकर उसे सचेत करती है। दरवाजे पर रिचर्ड खड़ा था, जो दावा करता है कि वह अपनी घायल पत्नी को खोज रहा है। बिल उसे बाहर रुकने के लिए कहता है जबकि वह मदद बुलाता है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात अनसुनी कर घर के अंदर घुस जाता है। वह आइरिस को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। फिर वह दिखावा करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह आराम करना चाहता है। वह बिल से उसका फोन मांगता है और कहता है कि दुर्घटना में उसका फोन खो गया था। बिल का धैर्य जवाब दे जाता है और वह पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड अचानक रोने लगता है और उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी पत्नी क्लो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वह कहता है कि अगर पुलिस उसे ढूंढ लेगी तो उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। इस दौरान आइरिस खिड़की के पास छिपकर सब कुछ सुन रही थी। बिल को युवक के लिए सहानुभूति होने लगती है और वह उसे सच बताने वाला ही था कि अचानक रिचर्ड के फोन में कंपन होता है। बिल को एहसास होता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। वह उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड जानता है कि आइरिस वहीं है। वह पूछता है वह कहाँ है। बिल झूठ बोलकर कहता है कि उसने उसे शेड में देखा था। रिचर्ड शेड की ओर बढ़ता है लेकिन बिल का फोन मांगता है। बिल फिर पुलिस को फोन करता है और घुसपैठ की रिपोर्ट करता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन बूढ़ा बिल काफी ताकतवर निकलता है। वह रिचर्ड को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन तभी रिचर्ड पास पड़े चाकू से पलटवार करता है और बिल को मार डालता है। रिचर्ड को एहसास होता है कि पुलिस अभी भी लाइन पर थी। वह क्रोधित होकर पूरे घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। आइरिस अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे जिंदा जलाने के लिए घर को आग लगा देता है। वह बिल के ट्रक में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक आइरिस किसी तरह पर्दे की रस्सी खींचकर संकेत देती है। रिचर्ड को एहसास हो जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। वे गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां रिचर्ड बिल के घर की ओर जाते हुए फायर ट्रक देखता है। वह अंदर जाकर भुगतान करने लगता है। इस दौरान आइरिस अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। वह वहां मौजूद लोगों को संकेत करने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक देता है और ट्रक में वापस बैठा देता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, एक पुलिसकर्मी उनका पीछा करने लगता है। रिचर्ड को पता चलता है कि गैस स्टेशन पर मौजूद किसी ने पुलिस को संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट दी थी। अब क्या आइरिस खुद को बचा पाएगी या फिर रिचर्ड का पागलपन जारी रहेगा? अधिकारी आइरिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि वह नशे में है और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वह दावा करता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वह उसकी मदद करने आया है, लेकिन अधिकारी को संदेह हो जाता है क्योंकि कॉल करने वाले ने उन्हें गैस स्टेशन पर कुछ अजीब स्थिति में देखा था और रिचर्ड के माथे पर एक गहरा घाव भी है। इस बीच आइरिस धीरे धीरे खिड़की नीचे करने में सफल हो जाती है और पुलिस वाले को सचेत करने की कोशिश करती है। वह धीरे धीरे मदद शब्द का उच्चारण करती है। अचानक जब पुलिसकर्मी का ध्यान दूसरी ओर भटक जाता है, रिचर्ड उस पर बेरहमी से हमला कर देता है और तब तक पीटता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर वह उसके शरीर को पुलिस की गाड़ी में डालता है और उसकी बंदूक भी चुरा लेता है। इसके बाद वह गश्ती कार को आग के हवाले कर देता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके किसी भी अपराध का कोई सबूत न बचे। इसी दौरान उसे याद आता है कि उसने जो सिरिंज डैशबोर्ड पर रखी थी वह अब गायब है। रिचर्ड यह सोचकर घबरा जाता है कि उसने पहले ही 2 हत्याएं कर दी हैं और अब इसका दोष आइरिस पर मरने का फैसला करता है। आइरिस, जो अब धीरे धीरे बोलने की स्थिति में आ रही है, उससे क्लो की मौत के बारे में सवाल पूछने लगती है। वह पूछती है, क्या तुम्हारी पत्नी की मौत ने तुम्हें इस हद तक पागल कर दिया? यह सुनते ही रिचर्ड गुस्से में ट्रक को रोक देता है और चिल्लाता है कि वह पागल नहीं है। वह बताता है कि क्लो की मौत के बाद उसे अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ। जब उसने क्लो को मरते हुए देखा तो उसे ईश्वर जैसी शक्ति का एहसास हुआ, किसी की जिंदगी को खत्म करने की शक्ति। वह कहता है कि क्लो की आखिरी सांस लेते समय उसने धन्यवाद कहा था क्योंकि उसने उसे अपना असली उद्देश्य दिखाया था। यह सुनकर आइरिस चौंक जाती है, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए उससे विनती करती है कि वह उसे छोड़ दे। वह दावा करती है कि उसे उसका असली नाम या पता नहीं पता और वह वादा करती है कि वह उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करेगी। वह उससे उसकी पत्नी और बेटी के बारे में सोचने का आग्रह करती है और सवाल करती है कि जब उन्हें उसके कामों का पता चलेगा तो वे कैसा महसूस करेंगे। आइरिस उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वह उसे कहीं सुनसान जगह पर छोड़ दे ताकि वे दोनों इसे कभी याद न करें, लेकिन रिचर्ड ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी योजनाएं अब बदल गई हैं। कुछ समय बाद वे एक झील के किनारे पहुंचते हैं
जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। रिचर्ड उसे बताता है कि यही उनका आखिरी पड़ाव है और उनका सफर यहीं खत्म होगा। वह कहता है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने केबिन में साथ अच्छा समय नहीं बिताया। अचानक आइरिस ने उस पर सिरिंज से हमला कर दिया, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी कि वह पूरी दवा उसे इंजेक्ट कर सके। रिचर्ड आराम से सिरिंज निकाल देता है और उसे खाली कर देता है। आइरिस निराश हो जाती है और उससे सवाल करती है कि उसने उसे पहले ही क्यों नहीं मार डाला। रिचर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, यह भाग्य था, तुम मेरे लिए ही बनी थी। लेकिन आइरिस उसे बताती है कि कोई भाग्य नहीं होता, न कोई भगवान, तुम बस एक साधारण आदमी हो जो अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस पर रिचर्ड गुस्से में चाकू उठाता है और उसे एक नाव में डाल देता है। वह उसे झील के बीच में ले जाकर डुबाने की योजना बनाता है ताकि उसका शरीर कभी सतह पर न आ सके। लेकिन जैसे ही वह उसे नाव से फेंकने की कोशिश करता है, आइरिस अचानक उसकी बेल्ट से चाकू छीनकर उसकी गर्दन पर वार कर देती है। रिचर्ड गंभीर रूप से घायल होकर झील में गिर जाता है। वह ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस जल्दी से बंदूक उठा लेती है और उस पर गोलियां चला देती है, जिससे वह पानी में वापस गिर जाता है। दुर्भाग्य से इस दौरान आइरिस की गोलीबारी से नाव में छेद हो जाता है और वह भी डूबने लगती है। अपने हाथ बंधे होने के बावजूद आइरिस हार मानने को तैयार नहीं होती और किसी तरह पानी की सतह पर पहुंच जाती है। आखिरी दृश्य में हम उसे झील के किनारे गोदी पर लेटे हुए राहत की सांस लेते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वह देखती है कि रिचर्ड भी सतह पर आ चुका है। वह उसके पास जाती है और देखती है कि वह अपने ही खून से दम तोड़ रहा है। आइरिस उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, कभी कभी भगवान भी सही समय पर दंड देना नहीं भूलते। और यही कहकर फिल्म का अंत होता है। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।